स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल सुपर एग्जाम अड्डा पे। मैं राजीव। आज संविधान की क्लास में हमारा विषय है संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ठीक, उद्देशिका। अब अगर हम तुमसे बात करें 1 मिनट, तुम 2 क्लास में इस टॉपिक को विशेष रूप से पढ़े हो। एक टॉपिक है कि 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। किस नाम से? उद्देशिका नाम से उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यह प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में सर्वसम्मति से स्वीकृत हो गया। 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा द्वारा। अब जो हमारी आपकी संविधान सभा थी, जो संविधान सभा है, उस संविधान सभा पे कल इसके जस्ट पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा कि किस विषय को कहां से लिया गया, जिसका टॉपिक है संविधान पर पड़े विदेशी प्रभाव। तो वहां पे हम देखेंगे कि विश्व के सबसे पहले लिखित संविधान अमेरिका के संविधान से हमने प्रस्तावना को उठाया। विश्व के सबसे पहले लिखित संविधान से अमेरिका का है, उससे हमने प्रस्तावना उठाया। लेकिन अमेरिका की जो प्रस्तावना थी उसकी भाषा को हमने नहीं लिया। तो संविधान की प्रस्तावना को कहां से लिया? प्रस्तावना को लिया अमेरिका से। सेकंड, प्रस्तावना की जो भाषा होगी, प्रस्तावना की भाषा को क्या है? हम भारत के लोग। इसको हमने कहां से लिया? इसको लिया हमने ऑस्ट्रेलिया से। हमने कहां से लिया प्रस्तावना की भाषा को? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना कहां से लिया? प्रस्तावना लिया अमेरिका से। ठीक। अब प्रस्तावना को उद्देशिका कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो उद्देशिका प्रस्ताव जेएल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, कब प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 को। वही उद्देशिका बाद में भारत की क्या बनी? भारत के संविधान की प्रस्तावना बनी। तो प्रस्तावना को हम क्या कह देते हैं? उद्देशिका भी कह देते हैं। पॉइंट क्लियर? अब जो कुछ संविधानविद थे, जो जानकार थे, समाज सेवी थे, राजनीतिक थे, संविधान की प्रस्तावना को लेके उनके कुछ विचार हैं। और ये विचार मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं कि उनके विचार को हमको सुनना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना पे ये विचार किसने प्रस्तुत किया या यह विचार किसने दिया। तो सबसे पहला नाम है N.A. पाल्कीवाल। इन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा? संविधान का परिचय पत्र बताया। क्या बताया? संविधान का परिचय पत्र बताया। संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? संविधान का परिचय पत्र N.A. पाल्कीवाल ने कहा। क्या कहा? कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। दूसरा नाम है कृष्ण स्वामी अय्यर। इन्होंने बताया कि संविधान की जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, ये मेरे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। किसका? दीर्घकालीन
सपनों का विचार है। क्या है? विचार है। दीर्घकालीन सपनों का विचार है। तीसरा पॉइंट, तीसरा है ठाकुर भगवान दास। तीसरे व्यक्ति हैं ठाकुर भगवान दास, जिन्होंने क्या कहा संविधान की प्रस्तावना को? जिन्होंने कहा कि यह सबसे सम्मानित भाग है। इन्होंने कहा कि यह सबसे सम्मानित भाग है। सम्मानित भाग है। किसका? संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। इन्होंने कहा यह संविधान की आत्मा है। संविधान की आत्मा है। किसने कहा? ठाकुर भगवान दास ने कहा। अगले एक विदेशी थे, इन्होंने क्या कहा? अर्नेस्ट वाल्कर ने बताया कि प्रस्तावना संविधान का कुंजी है। क्या कहा? संविधान का कुंजी बताया। क्या बताया? संविधान का कुंजी बताया। ये आपका हो गया पहला पेज। इनके सबके अपने राय देख लो। यहां से क्वेश्चन आए हैं, आते भी हैं। अब तुम्हें मत कहा जी में नहीं आया, तो यार ये मैं बहुत साफ बता दूं, एक बार पढ़ने के लिए उतरो मैदान में और लगो तो पार करके जाना है। अगर तुम्हें चाहिए 112 महीने, 1 साल पढ़ेंगे, 5 महीने, भैया जो स्थिति आज सरकार की है, वैकेंसी आने में 3-3 साल लग जा रहे हैं, 4-4, 5-5 साल लग जा रहे हैं। तो पेशेंस रख के आइए और एक बार जिस विषय को पढ़िए भी बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा। इसमें अलग पढ़िए फिर एसआई देना अलग नहीं, एक बार पढ़िए। इसलिए आरो देना है, लोगों भी एक एक समझ के बढ़िया लीजिए। सारे क्वेश्चन आए हैं, आते हैं। ठीक, पहला पॉइंट अगर मैं फिर बात कहना चाहूं, ये डेट इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्ट हुआ, प्रस्तावना आई कहां से? अमेरिका से। भाषा कहां से आई? आस। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट देखते हैं भारत की प्रस्तावना, सेकेंड पेज। भारत का संविधान, भारत का संविधान और लिखी है उद्देशिका या प्रस्तावना हम कह सकते हैं। ठीक, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्या? प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। एक बार यहां तक लाइन क्लियर हुई। इतना बार बार मैं दीप क्यों कह रहा हूं तुमसे कि एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है और आने वाला क्वेश्चन है। तो 4 शब्द अंडरलाइन तुमसे किया। कितने शब्द? 4 शब्द। ये चारों का क्रम आ जाएगा एग्जाम में, ऐसे प्रश्न आएगा अंडरलाइन और इनको क्रम से लगाइए कि ये प्रस्तावना में किस क्रम में है। आगे समाजवादी है या आगे पंथ निरपेक्ष है या आगे प्रभुत्व संपन्न है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ये चारों आगे पीछे करके दे देगा, बोलेगा क्रम से लगाइए जैसे कि ये प्रस्तावना में है। तो इनको चारों को तुम पहले ध्यान से देख लो। प्रभुत्व संपन्न, बहुत टफ कोई शब्द नहीं। प्रभुत्व संपन्न, जो भारत देश है उसका प्रभुत्व संपन्न का सिर्फ इतना मतलब है कि देश के अंदर और देश के बाहर, विदेशी सीमा हो या आंतरिक सीमा हो, विदेशी मामले हो या आंतरिक मामले हो, इन दोनों को बिना किसी दबाव के, बिना किसी हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार किसका होगा? भारत देश का होगा, भारत का होगा। यही क्या है? प्रभुत्व संपन्न। देश के अंदर या देश के बाहर निर्णय लेने का अधिकार किसका होगा? देश का होगा, चाहे विदेशी मामले हो चाहे देश के मामले हो। समाजवादी में समाजवादी हर एक के लिए। पंथ निरपेक्ष, एक ऐसा संविधान जो धर्म के खिलाफ हो, जिसमें धर्म की कोई बात ना हो। भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, इसके लिए कोई भी धर्म से विशेष नहीं है। तीसरा, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्र, अगर एक शब्द की मैं तुमसे चर्चा करूं, लोकतंत्र, 2 प्रकार के लोकतंत्र होते हैं। एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष
लोकतंत्र वह लोकतंत्र है जिसमें शक्तियों का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में शक्तियों का प्रयोग स्वयं से किया जाता है, जैसे स्विट्जरलैंड। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वह लोकतंत्र होता है जिसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, जैसे भारत। तो भारत का लोकतंत्र कैसा है? प्रतिनिधिक लोकतंत्र। हम एक प्रतिनिधि चुन देते हैं, वह जाके सत्ता पे बैठता है। तो भारत का लोकतंत्र कैसा? प्रतिनिधिक लोकतंत्र। तो पहला, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को यहाँ पे बहुत ध्यान से बात को सुनना, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय। ठीक, हम देखते हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। हमारी प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय है? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। तीनों प्रकार में कौन सा? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। 3 न्याय है हमारी प्रस्तावना में। कितने न्याय हैं? 3 न्याय है। लिया कहां से गया ये न्याय? ये न्याय लिया गया है रूस से, रूस की क्रांति से। 1917 में रूस की क्रांति, 1917 में रूस की क्रांति हुई। रूस की क्रांति से क्या लिया गया है? न्याय लिया गया है। तो हमारी प्रस्तावना में पहला क्वेश्चन बनेगा कि न्याय कितने हैं? 3 प्रकार के। पहला क्वेश्चन, प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के हैं? 3। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा कि एक न्याय की अवधारणा को कहां से लिया गया? तो हम बताएंगे रूस से लिया गया। न्याय की अवधारणा को कहां से लिया गया? रूस से लिया गया। उसके बाद विचार, पहला पॉइंट विचार। सेकंड, अभिव्यक्ति। तीसरा, विश्वास, धर्म, उपासना। 1, 2, 3, 4 और 5। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। कितनी स्वतंत्रता है अपने पास? स्वतंत्रता कितनी है? स्वतंत्रता है 5 प्रकार की स्वतंत्रता। हमारे प्रस्तावना में कितनी स्वतंत्रता है? 5। विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता। फिर प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, समता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा इन सब में जो ये मटेरियल तुम देख रहे हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, दूसरा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, अवसर और प्रतिष्ठा के प्राप्त करने क्षमता। सेकंड, जो भी तुम ऊपर देख रहे हो, उन सब में जो तुम ऊपर से देखे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? व्यक्ति की गरिमा। जो भी हो रहा है उसमें सामने सम्मान नहीं जाना चाहिए। गरिमा सबसे ऊपर, उसका इज्जत नहीं खत्म होनी है। और गरिमा के साथ एक पॉइंट और है, व्यक्ति की गरिमा तो बनी रहनी चाहिए। अगला पॉइंट क्या है? राष्ट्र की एकता और अखंडता। कुछ भी हो जाए, सम्मान, मान सम्मान और दूसरा एकता, अखंडता पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। कोई आंच नहीं आनी चाहिए। सेकंड क्या है? तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए, सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, क्या होकर? दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज कितनी तारीख थी? 26 नवंबर 1949। अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को विक्रम संवत में क्या? मिति मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006। विक्रम संवत 2006 और ईयर 1947। 57 साल का अंतर। ठीक को
एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। इस संविधान को स्वीकार किया जाता है और अधिनियम को लागू करेंगे और हम भारत देश को इस संविधान को समर्पित करते हैं। संविधान किसके लिए है? जनता के लिए, क्योंकि जो संविधान सभा है वह अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित की गई है और वह जनता के लिए समर्पित। संविधान किसके लिए? जनता के लिए। ठीक, तो ये पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे जो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, फिर तुमसे मैं कह दे रहा हूँ ये पॉइंट, इनके क्रम को तुमको ध्यान रखना है। प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, चारों का क्रम जो पहला क्वेश्चन पुट अप होता है। सेकंड, कितने प्रकार का न्याय है? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। कितने प्रकार का न्याय है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कहां से लिया गया? रूस से लिया गया। तथा फ्रांस की क्रांति से लिया गया क्या? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो क्या लिया गया फ्रांस की क्रांति से? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये तीनों पॉइंट कहां से लिया गया? ये हमारे संविधान में लिया गया प्रस्तावना में, फ्रांस से। कहां से? फ्रांस से। और ये लिया गया 3 प्रकार का न्याय रूस की क्रांति से। एक क्वेश्चन सीजीएल में आया हुआ था, बच्चों ने इतने बम्पर पैमाने पे उसने गलती की, इतने बम्पर पैमाने पे गलती की कि क्या बताऊं। अब क्वेश्चन क्या था? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन मेरे भाई आया, जैसे यही क्वेश्चन अभी आ जाए जो तुम क्वेश्चन देख रहे हो। वो क्वेश्चन क्या पूछ ले? क्वेश्चन पूछ ले कि हमारा संविधान अंगीकृत किया गया, इतना सा क्वेश्चन पूछे और वहां पे लिखे 4 डेट। आपको मैं दिखा रहा हूं, वहां पे कितनी डेट लिख दे? 4 डेट लिख दे। 4 डेट वहां पे आपको दे दे। कौन कौन सी? देखिए, जैसे हमारा संविधान कब अंगीकृत किया गया, तो अंगीकृत की जब बात आती है तो हम यहाँ पर लिखते हैं 1947 ईस्वी, 1950 ईस्वी, 1949 विक्रमी, और यहाँ लिखते हैं 2006 विक्रम संवत। यहां भी कर दें विक्रम संवत। अब यही क्वेश्चन अगर आ जाता है तो बच्चे तुरंत कंफ्यूज। उनके दिमाग में क्या चल रहा है? 1949। वो पीछे ईयर या विक्रम संवत को नहीं देखते। एक बार आजादी का पूछा है कि आजादी किस विक्रम संवत में हुई, तुरंत बच्चे 47 दिमाग में सता नहीं। आप पहले क्वेश्चन तो पढ़ लो पूरा यार, थोड़ा सा पेशेंस रखो बस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। ठीक, तो ये अपना आप देख लीजिए, 3 प्रकार का न्याय रूस से, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांस से। ठीक, और ये पूरा क्रम यहाँ पे आपको प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य का क्रम। ठीक, ये क्लियर हो गया। अगला पॉइंट जब हम देखेंगे इसका, तो अगला पॉइंट क्या लिखा है? प्रस्तावना के प्रमुख तत्व। प्रस्तावना के प्रमुख तत्व। अभी एक पॉइंट और है प्रस्तावना में, अगर आपसे थोड़ा सा भूल भी गए हैं, थोड़ा एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है वो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ है? 1976 में। तो क्या है भैया? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इस संशोधन द्वारा, अभी आगे मैं बात करूंगा कि संशोधनीय है कि नहीं है, क्या आपको सब बात करूंगा, पूरा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। इस संशोधन द्वारा इस पूरे की पूरी प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं। कितने? 3। पहला शब्द है समाजवादी। तो मतलब समाजवादी मूल प्रस्तावना में नहीं थी, ये बाद में जुड़ी है।
दूसरा शब्द इसका कौन सा होगा? पंथ निरपेक्ष। क्या होगा? पंथ निरपेक्ष। दूसरा शब्द हमारी प्रस्तावना में नहीं था जो बाद में जुड़ा। और तीसरा शब्द है अखंडता। अखंडता, ठीक। तो अभी तक प्रस्तावना में एक संशोधन हुआ है, वो भी कौन सा? 42वां, ठीक, 42वां, जिसमें कितने शब्द जोड़े गए हैं? 3। पहला कौन सा है? समाजवादी। दूसरा कौन सा है? पंथ निरपेक्ष। और तीसरा कौन सा है? अखंडता। ये तीनों शब्द 1976 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए हैं। कब जोड़े गए हैं? 42वें संविधान संशोधन में, ठीक। अब आते हैं आगे। अगला हमारा विषय है प्रस्तावना के प्रमुख तत्व। तत्व में संविधान का स्रोत क्या है? संविधान का स्रोत, तो संविधान का स्रोत है हम भारत के लोग। संविधान का स्रोत क्या है? हम भारत के लोग। अब हम भारत के लोग अर्थात कौन? भारत की जनता। भारत की जनता। संविधान का स्रोत क्या है? हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता। दूसरा, संविधान का स्वरूप क्या है? संविधान का स्वरूप क्या है? स्वरूप क्या है? पहला, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश की आंतरिक एवं बाह्य स्थितियों पर संपूर्ण नियंत्रण, किसी के दबाव में काम नहीं। समाजवादी, हर किसी को लेके चलना है, समाजवादी। पंथ निरपेक्ष, कोई भी धर्म नहीं होगा, भारत का संविधान धर्म विरोधी है। लोकतंत्रात्मक, जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि ही शासन करेगा, प्रतिनिधित्मक लोकतंत्र है। और गणराज्य, क्या? गणराज्य। हर एक व्यक्ति किसी भी संविधान के किसी भी पद पे पहुंच सकता है अपनी योग्यता के अनुसार। किसी का वंश नहीं है, ये वंशानुगत नहीं कि जो आएगा वो नहीं। हर एक आदमी, एक व्यक्ति छाए भेद के प्रधानमंत्री बन सकता है, एक व्यक्ति मुलायम सिंह यादव मास्टर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं, किसी का नहीं, ये हर एक व्यक्ति का है, ठीक। अगला, उद्देश्य क्या है? संविधान का उद्देश्य। संविधान का उद्देश्य, तो संविधान का उद्देश्य है न्याय, समान न्याय, सबको बराबर। कैसा? सामाजिक न्याय, समाज में न्याय, आर्थिक न्याय, पैसे को लेकर न्याय, और राजनीतिक न्याय, ठीक। दूसरा है स्वतंत्रता। यहाँ पे 3 न्याय। रूस, कितनी स्वतंत्रता? 5 स्वतंत्रता। कहां से? फ्रांस से स्वतंत्रता लिया ही, फ्रांस शब्द लिया। कितनी स्वतंत्रता है? 5। विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता। और उसके बाद व्यक्ति की गरिमा, सम्मान का ख्याल रखना है, ठीक। किसी को आप अपशब्द नहीं कह सकते, उसकी सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। सबको लेने के बाद शब्द राष्ट्र की एकता और अखंडता। कुछ भी हो लेकिन कभी एकता पे आंच नहीं आना चाहिए। भारत हमेशा से विदेशी आते हैं, कोई भी आए वो स्वागत करने के लिए तैयार है, लेकिन वो बार बार कहता है कि इसकी एकता और अखंडता पे आंच नहीं आनी चाहिए, ठीक। बंधुता, भाईचारे की भावना होनी चाहिए, भाईचारे की भावना होनी चाहिए। यह है संविधान के तत्व, स्रोत, स्वरूप, उद्देश्य, ठीक। अगला पॉइंट जो हम देखेंगे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो तैयारी को मतलब सीरियस होके कर रहे हैं, जो समझना चाहते हैं संविधान क्या है। नहीं तो पढ़ तो सब रहे हैं ना, पूरा का पूरा गेम पूरे जीवन में बेटा इंटरेस्ट का है, पूरा गेम इंटरेस्ट का है। तुमको मुझ में इंटरेस्ट है, अच्छा लग रहा हूं, इंटरेस्ट नहीं है, नहीं अच्छा लगूंगा। तुमको कुछ आगे करना है, अपने सपने से प्यार है, तुम पढ़ाई को इंटरेस्ट से करोगे, नहीं प्यार है नहीं करोगे। तो सारा का गेम क्या इंटरेस्ट का, और उसी तुम्हारी पसंद का फायदा कौन उठा रहा है? ऑनलाइन मार्केट। तुम्हारी हमारी पसंद का फायदा कौन उठा रहा है? ऑनलाइन मार्केट, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये मामला अधिकतर कोई पढ़ाता नहीं, कोई पढ़ाता है तो इसे हवा में पढ़ाने लोग छोड़ देते हैं। टफ मामला ऐसा नहीं, बहुत बेसिक चीज है, हाँ नॉर्मल से पढ़ा दे, नहीं, टफ पॉइंट है, हाँ अच्छा पॉइंट है। सबसे पहली बात है भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। अंग होगा तो संशोधन होगा, अंग होगा तो हम उस पर विवाद करेंगे, अगर अंग ही नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं
कितने मामले हुए और कैसे कैसे हुआ। तो एक मामला हुआ बेरुवारी संघ मामला 1960 में। 1960 में घटना घटी बेरुवारी में। बेरुवारी में फैसला आया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। क्या फैसला आया? प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, यह गैर न्यायिक है। यह गैर न्यायिक है। यह क्या है? गैर न्यायिक है। इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। अगर दोनों पॉइंट नहीं है तो सीधी सी बात नहीं दे सकते। इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। ये कौन सा फैसला है? बेरुवारी संघ मामला 1960। उसके 4 साल बाद दूसरा मामला आया सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1964 का मामला था। इसमें न्यायमूर्ति थे मधोलकर। और न्यायमूर्ति मधोलकर ने कुछ बहुत ज्यादा फैसला नहीं दिया, कुछ कहा नहीं इन्होंने, लेकिन उन्होंने कुछ बात मैसेज किया। मैसेज क्या किया कि अभी 1960 में जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जो बयान आया था कि अंग नहीं है, गैर न्यायिक है, उस पर विचार करना चाहिए। इन्होंने क्या कहा? मधोलकर जी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय को अपने पूर्ववर्ती फैसले पर विचार करना चाहिए। कुछ ज्यादा नहीं देना, मैंने कहा भैया विचार करना चाहिए, देख लीजिए। फिर 67 में 3 साल बाद फिर मामला हुआ गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ये थोड़ा सा पॉजिटिव मैटर रहा। इसमें न्यायमूर्ति थे हिदायतुल्ला। न्यायमूर्ति कौन था? न्यायमूर्ति थे हिदायतुल्ला जी इसमें न्यायमूर्ति थे उस समय। और इनका जो फैसला आया, इन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है, यह शाश्वत है। इन्होंने क्या कहा? प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है। इन्होंने क्या कहा? यह शाश्वत है। प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है। सेकेंड, इन्होंने क्या कहा? यह शाश्वत है। किसने कहा? हिदायतुल्ला ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में। और एक पॉइंट इसमें ऐड किया, यह अपरिवर्तनीय है। क्या बताया? यह अपरिवर्तनीय है। फिर एक बहुत फेमस विवाद, एक क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा मामला था जिसमें सबसे ज्यादा जज बैठे थे? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 13 जजों की बेंच बैठे, 7-6 का अनुपात। यही लाइन क्वेश्चन बनी है कई बार एग्जाम में, कितने जज थे, अनुपात क्या था जजों का। तो अगला मामला हुआ केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इस मामले में प्रस्तावना को सबसे पहले क्या किया गया? संविधान का अंग स्वीकार किया गया। तो क्या किया गया? प्रस्तावना संविधान का अंग है। पहला पॉइंट क्या किया गया? अंग स्वीकार किया गया। और जब अंग स्वीकार किया गया तो उसका संशोधन होगा, तथा आर्टिकल 368 द्वारा संशोधनीय है। किसके द्वारा? आर्टिकल 368 द्वारा संशोधनीय है। लेकिन एक शब्द वहां पे लगाया गया, लेकिन इसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसके
मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये था हमारा। अब हम क्या कह सकते हैं, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं? तो हम कह सकते हैं प्रस्तावना संविधान का अंग है। यह संशोधनीय है, लेकिन इसके मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते। तो मेरे प्यारे भाई, ये आपका पूरा टॉपिक था संविधान की प्रस्तावना या संविधान की उद्देशिका। आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो कृपया आप शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। अगली क्लास आएगी अनुसूचियों की।